हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंपीरिकल फार्मूला बाय कंबस्शन एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आप इंपीरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं जब आपको परसेंटेज, कंपोजिशन या आपको मैसेज गिवन होते हैं। ठीक है, आपने सिंपल 3 स्टेप्स करने होते हैं। पहला स्टेप क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो आप तमाम के तमाम एलिमेंट्स के, जिन 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 एलिमेंट्स की आपको परसेंटेजेस या मैसेज गिवन होते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है तमाम के तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को आप उससे डिवाइड कर देते हैं। एंड फाइनली अगर तो आपके पास तमाम के तमाम आंसर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं, देन फाइनली आप इंपीरिकल फार्मूला राइट कर देते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास आंसर्स फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो आप किसी अप्रोप्रिएट, किसी सूटेबल होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उन तमाम अपने आंसर्स को होल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। एट द एंड आप इंपीरिकल फार्मूला राइट कर देते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपीरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूले का आपस में रिलेशन क्या है। उसके बाद फिर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आता है और आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा वो, राइट। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले को। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि a formula of a substance which is based on actual molecule, मीन्स कि एक्चुअली एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उसको आप क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इट गिव्स द टोटल या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स present in a molecule of a compound। कि कंपाउंड के किसी भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बताएं बेंजीन का, सो हम बेसिकली वो फार्मूला बताएंगे जो कि एक्चुअल बेंजीन का फार्मूला होगा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो फार्मूला बताएंगे। जैसे बेंजीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H6। सिमिलरली अगर आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाए देन सिंपली आप क्या बताएंगे कि जी C6H12O6। ठीक है, अब देखें छोटी क्लासेस में आपको ये इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूलाज गिवन होते थे। ठीक है, और आपसे कहा जाता था कि इंपीरिकल फार्मूलाज कैलकुलेट करें। ठीक है, सो सिंपली आप लोग क्या करते थे कि इंपीरिकल फार्मूलाज के लिए आप जैसे मैं इसी का बेंजीन का और ग्लूकोज का इंपीरिकल फार्मूला राइट करता हूं कि जब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूलाज प्रोवाइडेड होते थे, जैसे C6H6 है ना ये। ठीक है, सो आप सबसे पहले क्या करते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करते थे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इस फार्मूले में। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कार्बन और हाइड्रोजन हैं। फिर हम नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करते थे कि 6 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन है। फिर हम क्या करते थे, इसको सिंप्लीफाई करते थे। सिंप्लीफाई कैसे कि ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं कि जो तमाम के तमाम नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड
करता हो, ठीक है। सो अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें तो 6 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं। सो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1 1। सो एट द एंड आप एम्पिरिकल फार्मूला क्या राइट कर देते थे कि जी एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन, तो CH हो गया बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। इसी तरह से जो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर नंबर ऑफ एटम्स राइट कर लिए, फिर आपने इनको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। एट द एंड आप क्या कर देते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला राइट कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें, फॉर ऑल दीज कंपाउंड्स यू कैन से molecular formulas are simple multiple of their empirical formulas, ठीक है। सो सिंपली आप लोग ये कह सकते हैं कि इन तमाम के तमाम कंपाउंड्स के लिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज होते हैं वो इनके एम्पिरिकल फार्मूलाज का सिंपल मल्टीपल होते हैं, ठीक है। सो मैं मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूले को कुछ इस तरह से रिलेट कर सकता हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। अब ये n क्या है, n इज एनी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब ये n कुछ भी हो सकता है, राइट। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी लाइक हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया बेंजीन का विच इज CH, राइट। सो बेंजीन के केस में हमने देखें इसके जो ये नंबर ऑफ एटम्स थे हमने 6 से डिवाइड किया था, राइट। सो अगर मैं इसके एम्पिरिकल फार्मूले को दोबारा 6 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा देन ये आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा दोबारा से, ठीक है। सो फॉर बेंजीन आप कह सकते हैं कि n की वैल्यू जो होती है बेंजीन के लिए वो क्या होती है, 6 होती है, राइट। सो इसी तरह से ग्लूकोज को भी आपने देखा कि ग्लूकोज में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को आपने 6 से डिवाइड किया, ठीक है। सो ग्लूकोज के लिए भी जो n की वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। अब हर केस में n की वैल्यू 6 नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए जो n की वैल्यू है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये सिंपल इंटीजर होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। सो इस तरह से जो रिलेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूले और एम्पिरिकल फार्मूले का वो इस फार्मूले से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीपल होता है मॉलिक्यूलर फार्मूले का, ठीक है। सो कुछ इस तरह से आप मॉलिक्यूलर फार्मूले को इंटरलिंक्ड कर सकते हैं विद द एम्पिरिकल फार्मूला। अब कुछ कंपाउंड्स के एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी होते हैं, राइट। जैसे आप राइट कर सकते हैं कि फॉर दोज कंपाउंड्स whose empirical and molecular formulas are same are numerous. For example, H2O, CO2, NH3,
C12H22O11। अब देखें वो कंपाउंड जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कसरत के साथ, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं H2O, ऑलरेडी H2O के अंदर मौजूद एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता इन्हें। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और सक्रोज, ठीक है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल हैं जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हैं। सो देयर मल्टीपल विच इज n इज यूनिटी। सो आप कहेंगे कि इन कंपाउंड्स के लिए जो n की वैल्यू होती है वो यूनिटी मींस के 1 होती है इनके लिए n की वैल्यू, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही एम्पिरिकल फार्मूला है, राइट। जब आप n की वैल्यू यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे देन एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूले के, ठीक हो गया। ये भी समझ आ गई होगी। अब देखें कि अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, आपने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया जैसे सिंपलेस्ट वे में, जैसे आपने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में किया था। सो आपके पास ये n की वैल्यू कैसे आएगी? सो n की वैल्यू को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? n क्या होता है बेसिकली? सो वैल्यू ऑफ n इज द ratio of molecular mass to the empirical formula mass। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मैस है और एम्पिरिकल फार्मूला मैस है देन आप मॉलिक्यूलर मैस को डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मैस के साथ, फाइनली आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। सो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हमने बेंजीन के केस में देख रहे थे कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6H6 होता है। सो इसका आप मैस कैलकुलेट कर लें, 6 × 12 + 6 × 1, हाइड्रोजन का 1.008 होता है बट आप 1 ले सकते हैं। सो टोटल आंसर आ जाएगा आपके पास 78, ठीक हो गया। अब आप देखें इसका एम्पिरिकल, जब आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सामने होता है तो एम्पिरिकल फार्मूला भी आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मॉलिक्यूलर मैस आपके पास आ गया। सिमिलरली आप क्या कैलकुलेट करेंगे? इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करेंगे। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्योंकि CH होता है बेंजीन का, सो एम्पिरिकल फार्मूला मैस of benzene will be 12 + 1 = 13 आ जाएगा, ठीक हो गया। सो सिंपली बेंजीन के लिए n की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मॉलिक्यूलर मैस को डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मैस के साथ। सो फाइनली n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, जो कि अभी मैंने आपको बताई भी थी, राइट। सो इस तरह से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो हम आगे एग्जाम्पल करने लगे हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि उसमें क्वेश्चन कैसा आएगा। अब ये तो बहुत ज़्यादा इजी सा मेथड है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपके सामने हो देन आप उससे एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करो और n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। बट क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेजेस दे दी जाएंगी या मैसेज दे दिए जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? आपने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सो एम्पिरिकल फार्मूला उसी तरह से उन्हीं 3 स्टेप्स के थ्रू आप फाइंड आउट करोगे जो मैं अभी स्टार्ट में बता चुका हूं या हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में कवर किया था, ठीक है। अब जब आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा
सो आप उसका मैस कैलकुलेट कर लेंगे, बट फिर भी आपके पास मॉलिक्यूलर मैस तो नहीं पता होगा आपको, ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। सो एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मैस होगा वो आपको गिवन होगा, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन आपको गिवन होगी, उसके थ्रू आप इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद इंपीरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करेंगे एंड फाइनली आप मॉलिक्यूलर मैस को डिवाइड कर देंगे इंपीरिकल फार्मूला मैस से, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि इंपीरिकल फार्मूला आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, सो सिंपली आपने n को इंपीरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करवाना है, देन फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट वो एग्जांपल करने लगे। अभी एग्जांपल नंबर 5 है, जिसमें आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेजेस गिवन है। सबसे पहली चीज़ वो आपसे वही इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, दूसरी चीज़ आपसे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगी, इसकी मदद से आप इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, वही 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। फिर फाइनली मैंने आपको ये भी बताया था कि मॉलिक्यूलर मैस आपको गिवन होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस गिवन है, सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जब इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे तो इंपीरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मैस को डिवाइड कर देंगे इंपीरिकल फार्मूला मैस से एंड देन आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। सो सिंपली उस n की वैल्यू को आपने इंपीरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, राइट। सो इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए जो हम सबसे पहला स्टेप करते हैं वो हम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट, या जिसको आप बोलते हो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। या इसी तरह से जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है ये भी बेसिकली आपको इस 65.44% का मतलब क्या है कि ये 100 ग्राम्स में से 65.44 ग्राम है, ठीक है। सो सिंपली आपने क्या करना है, इनको डिवाइड करते जाना है इनके मोलर मैसेज के साथ। सिमिलरली ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो है 29.06, इसको डिवाइड कर देंगे, चलें 16 ले लें पूरा, ये इसका क्या आंसर आ जाएगा 5.45, इसका आंसर आ जाएगा 4.46 एंड इसका आंसर आ जाएगा 1.82। सो ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गए या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट हो गए इन तीनों एलिमेंट्स के, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं कि अब ये हम इनके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट कर चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे कि इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है हम सबको उससे डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें से सबसे छोटी वैल्यू आपको नज़र आ रही है 1.82, सो हमने 1.82 से सबको डिवाइड कर दिया, जो आंसर आएगा 3, 3 एंड 1, ठीक है। अब हमारा आंसर ऑलरेडी ये होल नंबर्स में आ रहा है, ठीक है, तो हमें किसी भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, तो हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो थर्ड स्टेप में फाइनली आप क्या राइट करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला राइट करेंगे। सो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स की हमें परसेंटेजेस गिवन थी, उसका फाइनली हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने काम क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको n की वैल्यू चाहिए। अब उस n की वैल्यू को हम इस एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन फाइनली आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। बट वो n की वैल्यू के लिए आपको एम्पिरिकल फार्मूला मैस रिक्वायर्ड है और आपको मॉलिक्यूलर मैस रिक्वायर्ड है, जो कि आपको गिवन है, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट कर लेते हैं।
एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया। सो सिंपली हम एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये 3 × 12 प्लस 3 × 1 प्लस 16। सो ये आंसर आ जाएगा कुछ 55.05 अगर आप 1.008 लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास ये एम्पिरिकल फार्मूला मैस आ गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मॉलिक्यूलर मैस विच इज़ 110.15 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। सो फाइनली आपके पास ये एन की वैल्यू जो आ गई वो 2 आ जाएगी। सो फाइनली जब आपके पास ये n की वैल्यू आ गई, देन आपने इस n की वैल्यू को क्या करना है, सिंपली एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देन फाइनली आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, राइट। सो फाइनली मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, विच इज़ C6H6O2। सो ये आपका फाइनली आंसर आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूले का, ठीक है। सो आपको अब अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे क्वेश्चन आता है और आपने क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो ये अब चीज़ों की आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।